एवरीवन, माई सेल्फ अंकित एंड यहाँ पर आज मैं आपके सामने सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 की सर्टिफाइड कॉपी लाया हूँ ऑडिटिंग एंड एथिक्स की। मैंने सितंबर 2024 में 84 मार्क्स स्कोर करे थे सीए इंटरमीडिएट में। एंड मेरे डिस्क्रिप्टिव में 70 में से 53 आए थे। एमसीक्यू में मेरे 26 आए थे 30 में से। एंड टोटल मेरा 79 स्कोर बन रहा था। आप सोचेंगे कि 85 कैसे आ रहे हैं, तो 85 ऐसे आ रहे हैं कि 84 सॉरी 84 कैसे आ रहे हैं कि 79 मेरे हुए थे मार्क्स, बट 5 मार्क्स की ग्रेस दी थी सितंबर 2024 में, तो टोटल मिला के 85 84 जो था वो मेरा स्कोर आया था। तो अभी हम देखते हैं सर्टिफाइड कॉपी क्या है, और मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि उस टाइम जब मैं आंसर लिख रहा था तो मेरा दिमाग क्या चल रहा था, एंड क्या मुझे लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कैसे आंसर लिखना चाहिए ऑडिटिंग एंड एथिक्स जैसे सब्जेक्ट से जिसमें बच्चे सोचते हैं कि मार्क्स मिलते ही नहीं है बिल्कुल। मैं वो आपको दिखाऊंगा कि मार्क्स ऐसा नहीं है, मिलते नहीं है, बट कैसे मिलते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने आंसर नंबर 5A अटेम्प्ट किया था। ये आंसर नंबर 5A है। इसमें पूछा गया था कि क्या जो ऑडिट प्रोग्राम की प्रीवियस ईयर का जो ऑडिट प्रोग्राम था, ऑडिटर उसी को ही इस साल यूज कर रहा था, तो क्या उसकी कंटेंशन इस रिस्पेक्ट में सही थी या नहीं थी। तो इसमें मैंने ऑडिट प्रोग्राम की डेफिनेशन लिखी एंड ये सब चीजें लिखी, बट इंस्टीट्यूट ने कहा नहीं, इसमें हम आपको मार्क्स नहीं देंगे क्योंकि ये शायद उनकी मार्किंग स्कीम में नहीं था। एंड शायद मैंने ही आंसर समझने में थोड़ी अ, गलती कर दी थी, तो शायद मैंने ये जो लिखा है उसमें उन्होंने मुझे कोई मार्क्स नहीं दिया। इन्होंने मुझे मार्क्स दिया है जो मैंने कंटेंशन के बारे में लिखा है कि उसकी जो रेफरेंस जो डिसीजन था ऑडिट मैनेजर का वो नॉट करेक्ट था, तो मुझे उस पर 1 मार्क्स मिला है। तो मेरा आंसर नंबर 5A में 4 में से 1 नंबर मिले। तो इसमें मैं एक चीज बता दूं कि जैसे टीचर्स बोलते हैं कि आपको जो आंसर सबसे अच्छा आता है वो आप पहले अटेम्प्ट करो, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि वो आंसर आपको अच्छे से आता है, बट वो आंसर आपको ना आता हो या आप गलत लिखते हो, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अगर आपने आंसर एक गलत भी लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकियों में मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसमें मेरे को मार्क्स नहीं मिला, बट मुझे आगे काफी जगह अच्छे मार्क्स मिले हैं। मैं वो आपको दिखाऊंगा। ये 5A में मेरे को 1 नंबर मिला है 4 में से। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ 5B में। 5B में हमसे पूछा था कि जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट होता है उसकी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को हम कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो उसके अंदर आपको पता होगा जैसे मैनेजमेंट एक्सपर्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें चैप्टर नंबर 5 में भी मिलती है, और हमें अलग से उसका एसए भी मिलता है। तो मैंने उन दोनों को कंबाइन करके जो जो मार्क्स मेरे को, जो जो पॉइंट्स मेरे को समझ आया वो लिख दिए। एंड मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिख दिए। यहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपर्ट की डेफिनेशन लिखी, उस पर कोई मार्क्स नहीं मिला क्योंकि मैं यही बात आपको बताऊंगा कि आपको लंबा लिखना या ज्यादा लिखने से कोई मार्क्स नहीं मिलता। आपको सिर्फ मार्क्स वही मिलेंगे जो आप उन्होंने पूछा है वो लिख रहे हो, और साथ में आपने इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज को यूज किया है नहीं किया। आप जैसे देखोगे यहाँ क्रॉस 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 लगाए क्योंकि ये जो चीज थी ये रेलिवेंट नहीं थी, तो उन्होंने मुझे इस पे मार्क्स नहीं दिए। उन्होंने मेरे को मार्क्स दिए इस पे कि ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें मुझे टिक टिक मिला, ये पॉइंट्स उनसे मैच करे, तो उन्होंने उनको 1 पॉइंट मिला, उन्होंने 1 मार्क्स दिया। दूसरा मिला, उन्होंने दूसरा मार्क्स दिया। उसके बाद उन्हें तीसरा मिला, तीसरा दिया, चौथा दिया, चौथा दिया। तो टोटल मिला के मेरे को 5B में 4 में से 4 मिले। अब आप देखो यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे उन्होंने वो कंसीडर नहीं करे, बट मैंने यहाँ पर अपनी जजमेंट के हिसाब से जितने मुझे पॉइंट्स आते थे मैंने लिख दिए। आपको भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपको 10 पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो आप, अगर आप पे टाइम हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप पे टाइम हो तो आप अगर लिख सकते हो तो सारे पॉइंट्स लिख दो, क्योंकि जो उनको पसंद आएंगे वो आप उसको मार्क्स दे, आपको उसके रिलेटेड मार्क्स दे देंगे। ये 5B है, आंसर आप देख सकते हो। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आपको देखना है तो। नेक्स्ट 5C मैंने अटेम्प्ट किया था। 5C में देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा है। 5C ये क्वेश्चन था, डिजिटल ऑडिट के बारे में था कि डिजिटल ऑडिट बताओ और एक्सप्लेन द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन द कंडक्ट। डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें मैंने बिल्कुल जेनरिक आंसर लिखा है, क्योंकि ये चीज मेरे को बिल्कुल, मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे को बस इसके पॉइंट्स याद थे तो मैंने इनको लिख दिया। और जो जो उनको लगा कि हाँ, इसमें मैंने कीवर्ड्स यूज करे थे जो मुझे वहां से मिले थे, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, एंड ये सब जो सॉफ्टवेयर्स हैं, आइडिया, एसीएल, इन सब के बारे में जो मैंने लिखा ये शायद वहां से मैच कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को यहाँ 5C में 3 में से 2 नंबर दे दिए, जो काफी अच्छे लगे मुझे। ये आंसर देख के मुझे नहीं लगा था, मुझे मुझे सबसे कम मार्क्स इसी आंसर में लग रहे थे, बट यहाँ पर मुझे अच्छे 3 में से 2, मतलब मैं इसमें काफी खुश हुए आंसर देख के। आप देख सकते हैं कि अगर आपको आंसर नहीं भी आता हो, अगर आप उसमें कीवर्ड्स लिखते हैं, उनको अंडरलाइन कर देते हैं, तो आपका आंसर एकदम अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ये 5C होता है। अब 5D, इसमें मेरे को 3 में से 3 मिले हैं। 5D क्वेश्चन कौन सा था। 5D क्वेश्चन मेरे ख्याल से था कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या है और उसके कंटेंट्स क्या है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी किसी को। इसमें मैंने पहले तो ऐसे 210, पहले मैंने ऐसे 300 लिख दिया था गलती से, तो मैंने उसको काट दिया था, मेरे को याद है। तो फिर ऐसे 210 के बारे में मैंने बात करी। उसके बाद बताया कि ऑडिटर जो मतलब ड्यूटी है ऑडिटर की कि वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करे टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट को, तो उन्होंने मुझे उसका मार्क्स दिया। उसके बाद मैंने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के बारे में ये पूरा बताया, तो उन्होंने मुझे 1 मार्क्स दिया।
उसके बाद मैंने उसके कंटेंट्स बताए, तो 1, 2, 3 मुझे बाकी मार्क्स उसमें मिले, तो मेरे को 5D में 3 में से 3। यहाँ आप देख सकते हैं 1 मार्क्स उन्होंने बताया था कि आप ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या है वो बताओगे, और बाकी 2 नंबर उन्होंने मेरे को दिए जो मैंने बताया कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या-क्या आता है, ये मैंने लिखा था, तो उन्होंने मेरे को उसके मार्क्स दे दिए। तो टोटल मेरे को 5D में भी 3 में से 3 नंबर मिला। तो 5 क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को 14 में से 10 नंबर मिले। उसके बाद मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था वो था मेरा कंपल्सरी क्वेश्चन, वो था 1A, मतलब 1 क्वेश्चन नंबर 1 उसका ए पार्ट। अब मैं 1A में देखता हूँ, मुझे 4 में से 3 दिए हैं। 1 में क्या पूछा गया था, एक बार देख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझसे पूछा गया था, आई गेस ये रहा। क्या कहते हैं, यहाँ पर मेरे ख्याल से सब्सिक्वेंट इवेंट्स की बात हुई थी, आई गेस सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिलेटेड ये क्वेश्चन था, आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इसमें इन्होंने पूछा था कि इशू क्या है उसे बताओ, और बताओ कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है सिचुएशन में। तो यहाँ ये सब्सिक्वेंट इवेंट का क्वेश्चन था ऐसे 560 का। एंड इसमें भी मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, ये चैप्टर मैं काफी अच्छे से पढ़ के गया था। चैप्टर नंबर 7 है आई गेस, अगर मैं गलत ना हूँ तो 7 है, चैप्टर नंबर 7। इसको मैंने काफी अच्छे से पढ़ा था, एंड इसके अंदर मैंने पहले ऐसे 560 की रेफरेंस दी, तो इन्होंने मुझे उस पर कोई मार्क्स नहीं दिया। फिर मैंने यहाँ पर बताया कि कोई ऑब्लिगेशन जनरली नहीं होती, बट अगर फैक्ट ऑडिटर के अटेंशन में आ जाए, जो पहले ऑडिटर को पता था कि अगर पता होता तो ऑडिटर अपना ऑडिटर रिपोर्ट को अमेंड कर देता, तो फिर उस पर पॉइंट्स लिखे, तो इन्होंने मुझे उस पर अच्छे खासे मार्क्स दिए हैं। 2 नंबर इन्होंने इस पे दिए हैं, एंड 2 नंबर इसके देने के बाद 1 नंबर यहाँ दिया है और ये दे दिया है। तो इन्होंने टोटल मुझे 1A में 4 में से 3 नंबर दिए हैं। आई गेस मेरे को पूरे नंबर मिलने चाहिए थे इसमें, बट कोई बात नहीं, 4 में से 3 भी एक्सपेक्टेड है, काफी अच्छे हैं। फिर 1B में आते हैं, तो 1B आप देखोगे, मैं आपको 1B में एक चीज बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1B देखो आप, कि यहाँ पर इन्होंने पूछा था कि कौन सा सैंपल सिलेक्शन मेथड यूज हुआ है दो फॉलोइंग 2 केसेस में। कि ये था इसमें कि डिफरेंट परसेंटेजेस थी आइटम ऑफ ईच ग्रुप की, और यहाँ पर इन्होंने सीधा ब्लॉक सैम्पलिंग को यूज किया था। तो यहाँ पर इन्होंने 2 पार्ट पूछे थे, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ मैंने सीधा लिखा है इट इज अ सैम्पलिंग मेथड। पहले मैंने लिखा सैंपल सिलेक्शन मेथड जो यहाँ यूज है वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले इन्होंने ये देखा और ये चेक करा, उसके बाद मैंने उसको जनरल बिल्कुल थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, मतलब मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने इसको ज्यादा भी एक्सप्लेन किया होगा। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखने की है, सबसे पहले तो आपको इसको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सैम्पलिंग सिलेक्शन मेथड यूज किया। उसके बाद आपको उसका थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर दोगे, और आपको जो लगता है उसको आप अंडरलाइन कर दोगे। स्ट्रेटा को मैंने अंडरलाइन कर दिया, स्ट्रेटा के बाद ईच स्ट्रेटम को अंडरलाइन कर दिया, तो उन्होंने मुझे अच्छे खासे मार्क्स दे दिए। तो इन्होंने मुझे इसमें 2 नंबर दे दिए, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया और इसको आइडेंटिफाई भी कर दिया, ये फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में ब्लॉक सैम्पलिंग थी, उसको भी मैंने अच्छे से अंडरलाइन करा, कंटीजियस आइटम्स को, ये सब जो मेरे को लगा इसमें अंडरलाइन किया मैंने, और इन्होंने मुझे इसमें भी 2 नंबर दे दिए। तो मेरे को 1B में 4 में से 4 नंबर मिले। और एक और चीज देखो कि मेरी राइटिंग कोई ज्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पे, ना यहाँ अच्छी है ना यहाँ अच्छी है, बट इन्होंने राइटिंग को कंसिडर नहीं किया, जो काफी अच्छी बात है। उन्होंने देखा कि कंटेंट अगर सही लिखा है तो उसमें मार्क्स दिए। सो ये 1B है, और यहाँ पर मैंने ज्यादा कोई लंबा भी नहीं लिखा है, बिल्कुल छोटा छोटा लिखा है, उस पर भी मेरे को उन्होंने अच्छे मार्क्स दिए। उसके बाद मैं चलता हूँ 1C पे। तो 1C में मुझे सिर्फ 1 नंबर मिला है। तो ये मेरे ख्याल से स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में क्वेश्चन था। हाँ, स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में क्वेश्चन था, ये मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था, बट मेरे को जितना याद था मैंने लिख दिया, तो उन्होंने मेरे को जितना उनको लगा उन्होंने मेरे को मार्क्स दे दिए। तो इस पे आप देख सकते हैं, इन्होंने बस ये पॉइंट इनको सही लगा, तो मुझे इसमें 3 में से 1 नंबर दे दिया इन्होंने। फिर 1D पे चलते हैं, तो 1D में क्या था, 1D में कारो का क्वेश्चन था, कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, जिसमें स्टैट्यूटरी ड्यूज का जो हमारा क्लॉज आता है, जो क्लॉज नंबर हमारा 7th है, 5th 6th 7th क्लॉज है, तो उसके अंदर क्वेश्चन था स्टैट्यूटरी ड्यूज को लेके। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर देखना चाहेंगे तो आप। हम्म, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। कौन सा क्वेश्चन था ये फर्स्ट का डी था, हाँ फर्स्ट है, मैं वहाँ की ढूंढ रहा हूँ। फर्स्ट का डी, ये रहा, यहाँ पे होगा, ये रहा। यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि पैरा 3 क्लॉज 7 में बताओ कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ऑडिटर की। तो ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एंड मेरे को पता था इसमें दे देंगे मार्क्स, तो इन्होंने 3 में से 3 मार्क्स दे दिए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल सेम लिखने की कोशिश करी है, एंड यहाँ पर सेम ही लिखना चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर कारों में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी काफी वैल्यू, और उसमें आपको काफी मार्क्स उसके रिस्पेक्ट में मिलते हैं। तो ये 1D हो गया, इसमें मेरे को 3 में से 3 मिले हैं। फिर मैंने आंसर नंबर 3 अटेम्प्ट किया था। 3 में मेरे को 3A में 4 में से 3 मिले हैं। 3A क्वेश्चन क्या था, 3A क्वेश्चन हमारा था कि पहले तो बताओ कौन सा कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर वो अंडरस्टैंड कर रहा है।
आइडेंटिफाई करो और एक्सप्लेन करो। तो पहला जो था वो और दो, यहाँ दो पार्ट थे तो दो दो मार्क्स के दोनों पार्ट थे। सो पहले में मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने इसे आइडेंटिफाई कर लिया कि मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करा। इन्होंने मुझे 2 नंबर उसके दे दिए। नहीं, 2 नंबर नहीं दिया, आई गेस इन्होंने मुझे इसमें मेरे को एक ही नंबर दिया पहले वाले पार्ट में, और दूसरे वाले पार्ट में मेरे को 2 नंबर दिए। तो टोटल मिला के इन्होंने मुझे 4 में से 3 नंबर दिए। ठीक है। पहले में मॉनिटरिंग था, इसमें कंट्रोल एक्टिविटीज था। ये चैप्टर थोड़ा बच्चे नहीं पढ़ते अच्छे से, बट ये इनके क्वेश्चंस आते हैं। आंसर नंबर 3 बी में क्या था, ये आंसर मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहता था क्योंकि इसमें एक चीज है। आंसर नंबर 3 बी में बताना था कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में इंक्लूड नहीं होते। अब मैं इसमें एक चीज बताऊंगा कि ये जो एसए 230 है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये चैप्टर नंबर 6 का पार्ट है, बहुत छोटा चैप्टर है नए कोर्स में। एंड ये चैप्टर मैंने पढ़ा था, बट मेरे को याद है जिस दिन मेरा एग्जाम था 21 सितंबर में, मैं सुबह सुबह इस आंसर को पढ़ के गया था। एंड ये आंसर मेरे को लगा कि यार ये आएगा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन ने कहा इसको यार पढ़ लेता हूँ एक बारी, तो और वही क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया गया पेपर में। अब इस आंसर में आप देखोगे, जब आप बुक से मैच करोगे तो आपको ये जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं ये पूरे मैच नहीं करेंगे, बट जो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, सुपरसीडेड ड्राफ्ट्स और इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग, डुप्लीकेट और टाइपोग्राफिकल एरर, ये सब मैच कर रहे हैं। तो सिर्फ इन सब के मैच करने से उन्होंने मेरे को पूरे नंबर इसमें दे दिए हैं, 4 में से 4। और ये आंसर कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप इसको बड़ा लिख दोगे, अगर आपने ये वर्ड्स नहीं लिखे तो आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको देखने पड़ते हैं प्रिपरेशन के टाइम। सो और मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो मेरे जितना मैंने ऑडिट पढ़ा है सब सेल्फ स्टडी से पढ़ा है और थोड़ी बहुत रिवीजन वीडियोस रेफर करी है यूट्यूब से। सो अगर आपको उसके रिलेटेड कि कैसे हमें पढ़नी चाहिए ऑडिट, जिससे हम अच्छे स्कोर कर सकें, जिनका जनवरी में पेपर है, अभी जनवरी में पेपर आ रहे हैं, उनको अगर कुछ गाइडेंस चाहिए तो मुझे कह सकते हैं। वो मुझे मैं अपना इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको गाइडेंस दे दूंगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो भी बना के आपको दे दूंगा। खैर, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 सी पे। 3 सी बैंक ऑडिट का था। बच्चे जो बहुत छोड़ के जाते हैं बैंक ऑडिट को, बट बैंक ऑडिट पढ़ के जाना चाहिए, इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ लोगे तो बेटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर नंबर 3 सी में मेरे ख्याल से इन्होंने पूछा था कि अकाउंट को क्या क्लासिफाई करेंगे, तो ये अकाउंट को जो यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है वो मेरे ख्याल से आउट ऑफ ऑर्डर था, आई गेस। हाँ, जो भी था आउट ऑफ ऑर्डर था मेरे ख्याल से। हम्म, ये रहा क्लासिफाइड एज आउट ऑफ ऑर्डर। तो इस आंसर में बताना था ये अकाउंट्स कैसे होता है, तो मैंने ऊपर जितने मुझे पॉइंट्स याद आए आउट ऑफ ऑर्डर के बारे में मैंने सब लिखे और अच्छे से लिखे हैं। ये मैंने बैंक ऑडिट बिल्कुल अच्छे से पढ़ के गया था, उसी से ही अच्छे मार्क्स आते हैं अगर आप अच्छे से ऐसे चैप्टर्स को नहीं छोड़ते, चैप्टर नंबर 5 को, चैप्टर नंबर 9 को, चैप्टर नंबर 10 को, चैप्टर नंबर 11 को, इनको अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको काफी अच्छे मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें मेरे को कितने मार्क्स मिले हैं, 3 में से 3 मिले हैं। आंसर नंबर 3 डी ऑडिट सैम्पलिंग का था, एसए 530 का। इसमें क्या पूछा गया था, इसमें पूछा गया था हमसे कि यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन टू मिस्टर क्यू व्हाई द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड इज मोर साइंटिफिक एंड एप्रोप्रिएट। जो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड है वो ज्यादा साइंटिफिक और एप्रोप्रिएट क्यों है। तो ये आंसर भी मेरे ख्याल से लैंग्वेज वाइज लिखना चाहिए था, बट मैंने इसको जितना मुझे याद आया, प्रोबेबिलिटी थ्योरी वगैरह और ये सब उन्होंने मैंने लिख दिया, जितने पॉइंट्स याद है उन्होंने मुझे 1 नंबर दे दिया। एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको कोई आंसर के एक भी पॉइंट याद आता है तो प्लीज उसको स्किप मत करें, उसका एक पॉइंट भी लिख के आगे बढ़ें। क्योंकि आप ऐसे यहाँ देख सकते हैं बाकी पॉइंट्स उन्हें अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने नहीं चेक किया, बट जो उन्हें अच्छा लगा उसमें उन्होंने मुझे 1 मार्क्स दिए। एंड सीए में स्पेशली आपकी जब एग्रीगेट की बात आती है तो एक नंबर भी आपके लिए बहुत वैल्यू करता है, एक एक नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। आंसर नंबर 3 डी हो गया। उसके बाद मैं चलता हूँ आंसर नंबर 4 ए में मेरे को 4 में से 4 नंबर मिले। आप कहोगे 4 में से 4, आपके तो यहाँ क्रॉस ही क्रॉस लगा हुआ है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो 4 ए था उसमें हमसे पूछा था कि बताओ कौन सा प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी कैसे असिस्ट करती है ह्यूमन रिसोर्स को डिप्लॉय करने में। अब इसका जो जनरल आंसर था वो मुझे याद आया था कि यार एनईटीएम ऑफ रिसोर्सेज, नेचर, एक्सटेंट, टाइमिंग और मैनेजमेंट, एनईटीएम ऑफ रिसोर्सेज को लिखना था। बट मेरे को ऐसा लगा कि यार ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी तो मतलब ये सब भी आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, ये सब। तो मेरे दिमाग ने कहा यार दोनों चीजें लिख दे, क्यों टेंशन लेनी है। और मैं यही आपको वो भी करूंगा, प्रिस्क्राइब भी करूंगा कि आपको सब चीज लिखनी चाहिए जो भी आपको याद है। क्योंकि अब उन्होंने इस पे मार्क्स दे दिया, बट अगर वो मुझे इस पे मार्क्स दे देते तो मैं कोई परेशान नहीं होता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस बेसिस पे, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे तो समझ नहीं आई कि ओवरऑल स्ट्रेटजी के लिए आपको क्या करने चाहिए पॉइंट्स, और मेरे को ये सारे पॉइंट्स याद आए तो मैंने पूरा का पूरा लिख दिया। इन्होंने मुझे यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं दिया, बट यहाँ पर जो मेन चीज थी उन्होंने मुझे उसके 4 में से 4 नंबर दे दिए।
इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर कौन-सा था? क्वेश्चन नंबर 4 है वो खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन मतलब 4A के बाद 4B में चलता हूँ। 4B हमारा चैप्टर नंबर 5 से जेनेरिक क्वेश्चन था। जेनेरिक क्वेश्चन मतलब AS10 के रिलेटेड था कि कौन-कौन से कॉस्ट के एलिमेंट्स के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखोगे मैंने जो इनके कीवर्ड्स थे उनको मार्क किया अच्छे से एंड मेरे को पूरे मार्क्स दिए यहाँ पर 4 में से 4। 4B 4B में पूरे मार्क्स मिले। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन चैप्टर 5 की से उठ के आया था क्वेश्चन ये। 4C 4C मेरा सवाल था कि कौन-कौन से फ्रेजेस एप्रोप्रिएट होते हैं और इनएप्रोप्रिएट होते हैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हुए। ऐसे 705 और 700 के रिलेटेड बात थी यहाँ पे। तो ऐसे 705 की मैंने पहले उनको ऐसे 705 कोट कर दिया, मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इंडिपेंडेंस ऑडिट रिपोर्ट। ऐसे 700 भी कोट कर दिया। उसके बाद मैंने फ्रेजेस जो मुझे याद आ रहे थे मैंने लिखे हैं एंड यहाँ पर आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन में भी मेरे को 3 में से 3 मिले हैं क्योंकि मैंने ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये वो पॉइंट्स हैं जो वो चाहते थे। प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग एक्सप्लेनेशन टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज टू द बेस्ट ऑफ आवर ओपिनियन। तो ये जो है ये जो पॉइंट्स हैं इनको इन्होंने बॉक्स बना के दिखाया कि ये पॉइंट्स उनको चाहिए थे। तो ये पॉइंट्स के हिसाब से उन्होंने मुझे पूरे मार्क्स दे दिए हैं 4C में 3 में से 3। 4D पे चलता हूँ। उसके बाद ये शीट खत्म हो गई थी, मैंने दूसरी शीट ली थी। 4D 4D जो था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का आता है। ये भी मैंने चैप्टर अच्छे से पढ़ा था बट इसमें इतने सारे पॉइंट्स है कि आप जितना मर्जी पढ़ लो आपको कुछ ही पॉइंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल मैटर्स बताने थे जो रजिस्ट्रार को रिपोर्टिंग में जाते हैं। तो यहाँ पर इन स्पेशल मैटर्स में से मेरे को एक पर्सनल प्रॉफिटियरिंग करके कुछ याद आ रहा था, इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड करके कुछ याद आ रहा था। तो मैंने वो लिख दिया। तीसरा मैंने ऐसे ही कुछ लिख दिया। तो इन्होंने मेरे को जो 2 पॉइंट्स मैंने सही लिखे 4D में उन्होंने मुझे 3 में से 2 मार्क्स दे दिए एंड ये मैं आपको बताऊं बस मैंने इतना सा लिखा है। ये पॉइंट होगा भी नहीं, ये बड़ा पॉइंट होगा बट इन्होंने ये पर्सनल प्रॉफिटियरिंग पढ़ा मुझे उस पे मार्क्स दे दिए। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अगर इनके कीवर्ड्स लिखोगे तो आपको ये मार्क्स दे देंगे। और 4D के बाद आंसर नंबर 6A पे चलता हूँ मैं। आंसर नंबर 6 मैंने उसके बाद अटेम्प्ट किया था। और 6A हमारा क्या क्वेश्चन था एक बार देख लेता हूँ मैं। 6A में ये था इन्होंने पूरा दिया था बैंक ने फॉलोइंग प्रोविजंस बनाए हैं, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग। हालांकि मैंने ये अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने और में नीचे वाला अटेम्प्ट किया था तो इसको देख लेते हैं। बताया था कि डेफिशिएंसी क्या होती है इंटरनल कंट्रोल में, ऐसे 265 के हिसाब से कौन से सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी जो है वो कम्युनिकेट करनी चाहिए ऑडिटर को। तो ये आंसर देख सकते हैं मैंने ये लिखा है, डेफिशिएंसी के बारे में बता दिया। उसके बाद ऐसे 265 के हिसाब से बता दिया। कम्युनिकेशन और डेफिशिएंसी में सिर्फ एक डेफिशिएंसी नहीं बताते, हम उसका डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं मैनेजमेंट को जिससे वो कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन को समझ सके और पर्पस और फॉर्म ऑफ कंटेंट वगैरह सब ये जो पॉइंट्स है ये लिखती है। एंड बड़े आराम से उन्होंने मुझे 6 में 4 में से 3 नंबर दे दिए। एंड में शायद उनको कोई पॉइंट अच्छा नहीं लगा होगा, पता नहीं इन्होंने 3 क्यों दिए। सब चीजें तो मैंने यहाँ पर सही लिखी है बट पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। 4 में से 3 दे दिए उन्होंने। और उसके बाद 6B 6B क्वेश्चन था। हाँ 6B क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। 6B में उन्होंने पूछा था कि बताओ सीएपी जो है यहाँ पे ये पूरे केस में ये जो पूरा केस है सीएपी ने यहाँ पे कोई वायलेट तो नहीं किया फंडामेंटल प्रिंसिपल प्रोफेशनल एथिक्स के, अगर किया है तो एक्सप्लेन करो। तो सिंस यहाँ पर सीएपी ने कोई वायलेशन इस नहीं किया था क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का, क्योंकि प्रोफेशनल जो है वो वैसे तो उसे डिस्क्लोज नहीं करनी होती इन्फॉर्मेशन बट उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये एक्सेप्शंस करके मैंने लिख दिए थे एंड 6B में इन्होंने मेरे को 4 में से 3 मार्क्स दे दिए। 6C में चलते हैं। 6C हमारा ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन का क्वेश्चन था, बताने की कौन सा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी थी और कौन सा एक्शन लेना चाहिए। अब देखो कौन सी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजी गई थी, ये रही पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो उन्होंने मुझे उसके बेसिस पे 1 मार्क्स दिया है। उसके बाद उन्होंने मैंने जो बाकी एक्सप्लेनेशन दिया उस पे 1 मार्क्स दिया, टोटल मुझे 2 नंबर ही दिए हैं 6C के अंदर। 6C के अंदर नहीं नहीं हाँ 2 नंबर के, 2 नंबर मुझे लगा 3 नंबर के। 6C में 2 नंबर दिए। 6D 6D में ये मैंने जनरल कुछ लिख दिया था जो उन्हें सही नहीं लगा तो मुझे भी नहीं लगता कि इसमें मुझे मार्क्स मिलने चाहिए थे बट नहीं मिले। तो इसी के साथ मेरे जो ये शीट है कंप्लीट होती है एंड मेरे को इसमें 70 में से 53 मार्क्स मिले थे। एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि ये लाने कोई बहुत मुश्किल बात है। एंड ये मैंने सेल्फ स्टडी से और इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को रेफर करके एंड एक दो चीजें और थी जो मैंने एक्स्ट्रा करी होंगी, बाकी मैंने कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया जिससे मार्क्स आ सके। 26 मार्क्स मेरे एमसीक्यूज में थे एंड 53 इसमें थे। सो इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। एंड अगर आपको स्टडी गाइडलाइन अगर आपको पढ़ने की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, अगर आपको ये पता करना है कि कैसे ऑडिट में मार्क्स ला रहे हो, कैसे क्या क्या मैंने किया, किस तरह से किया, अगर आपको उसको एक पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए
तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को कि एक वीडियो बना के दो, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम पिन कर दूँगा नीचे पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे उस पे मैसेज करके भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड जिन भी बच्चों का जनवरी 2025 में एग्ज़ाम है, उनको ऑल द बेस्ट। एंड बिल्कुल परेशान नहीं होना, आराम से पेपर देना, एंड यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। सो अभी चलता हूँ मैं। सो